इस ड्रामे के मेन लीड जो को जो अच्छा खासा गेटअप में होता है, उसका दोस्त उससे बोलता है ज्यादा मत देखो, वो दोनों शादी करने वाले हैं। और वो देख रहा होता है इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम याया होता है। वो अपनी फियांसी के साथ प्री वेडिंग फोटोशूट करवाई थी और वहां पर उसका दोस्त बोलता है ऐसे तुम्हें पता है ये कौन है? वो बोलता है कौन? तभी वो बोलता है कल से तुम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने जा रहे हो उसी यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का बेटा है और ये लड़की उसकी फियांसी है। ये दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ थे तो दोनों को प्यार हो गया और अब इसी को तुम्हें पढ़ाना है। वो बोलता है अच्छा। और उसके बाद उसे ड्रिंक देके बोलता है कि अब कल से वहां पर तुम पढ़ाने तो जा ही रहे हो ना, तो अपना टैलेंट तो तुम दिखा लोगे। तो आप एक काम करो, थोड़ा सा ड्रिंक करो, डोंट वरी, सॉफ्ट ड्रिंक है। और उसके बाद वो बोलता है हार्ड वाला है, तुम सब पी लो क्योंकि तुम्हें पीने की आदत नहीं है। उसके बाद जैसे ही उसका दोस्त पूरा पी लेता है, उसके बाद रियलाइज होता है कि उसने ड्रिंक को एक्सचेंज कर लिया था। वो बोलता है सॉरी सॉरी सॉरी, माफ कर देना, गलती से कॉलर सेम था तो मैं भूल गया, ये तो मेरा वाला था। अब तुम्हें चढ़ने वाली है, आई होप तुम अपने आप को हैंडल कर लोगे। और हम देखते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर इस ड्रामे का दूसरा मेजिक दिखाया जाता है जिसका नाम जेन होता है, जो शाओ के साथ होता है। और शाओ उसके एक सीक्रेट रूम में लेके आती है। वो बोलती है क्या तुम्हें उससे प्यार हो गया है? भूलो मत तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें जब जब मेरी जरूरत पड़ी थी मैं तुम्हें अपने पास लेके आई थी। बोलती है जब जब तुम्हें किसी बेड पार्टनर की जरूरत पड़ी तब तो तुमने मेरा इस्तेमाल किया, क्या तुम सच में उसके साथ प्यार शादी करने वाले हो? जैन बोलता है नहीं एक्चुअली मैं शादी नहीं कर सकता। बोलता है मेरे पापा को बहुत पसंद है इसीलिए मेरे पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे भी याओ अच्छी लड़की है लेकिन बहुत बोरिंग है, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ बेबी। बोल के वो साओ को ऐसे समझा रहा होता है, बोल रहा होता है कि टेंशन मत लो, शादी के बाद भी हमारा अफेयर तो चलता रहेगा, तभी नहीं चलेगा लेकिन मैं वो शादी नहीं तोड़ सकता, ऐसा वो बोल रहा होता है। उसके बाद वो उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ तो हमारी याओ सुन रही होती है। याओ को बहुत बुरा लगता है, हालांकि उस गधे ने उसके साथ टाइम पास किया था लेकिन याओ तो उसे बहुत प्यार करती थी। उसका दिल टूट जाता है। उसके बाद वो नशे की हालत में रोते हुए ड्रिंक करते हुए उसके झूठे वादे और कस्में याद करते हुए जा रही होती, जो के साथ टकराती है। जो को देखने के बाद वो उससे बोलती है कि तुम कौन हो, तो उसे देखता है। और उसके बाद वो उसको बोलती है कि क्या तुम सिंगल हो? तभी जो वो बोलता है हाँ, पर तुम। उसके बाद वो उससे तो किस करने लगती है। वो पहले तो समझ नहीं पाता लेकिन हाँ रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा होता है। उसके बाद वो उसे धक्का देता है और बोलता है तुम तो ब्राइड हो ना। अपना जो भी कपड़ा था सर में रखा हुआ उसको उतार देती है। उसके बाद वो बोलते हैं अब नहीं। उसके बाद वो उसको बोलती है क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगी? उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और बेडरूम तक ये लोग पहुंचते। वहां पर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करना। और तभी वो बोलता है तुम डर भी रही हो और इतना बड़ा स्टेप भी ले रही हो और उस टाइम पे जब तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है, ऑलमोस्ट तुम्हारी शादी होने का डेट नजदीक है तब। और तभी वो बोलती है बहुत सारी चीजें बताया नहीं जाता, अभी के लिए मुझे ये करना है किसी भी कीमत पे। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो फ्री में सब कुछ करने का मौका मिल रहा है, डोंट वरी, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद ये दोनों एक बड़ा पैशनेट वाला नाइट स्पेंड कर लेते हैं। में दिखाया जाता है आप जो याओ होती है इस बात को 1 महीना हो चुका था, वो आपने कॉलेज में होती है। वो मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि शादी की तारीख बहुत नजदीक आ रही है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। मॉम डैड को बताऊंगी वो लोग पागल हो जाएंगे, वो मुझे बहुत डांटेंगे क्योंकि मैंने इसके साथ शादी करने के लिए दुनिया इधर उधर कर दी थी। मॉम डैड को तो ऐसे भी पहले से ही पसंद नहीं था, मैं क्या करूँ, भाग जाऊँ क्या? फिर सोचती है अगर अकेले भागूंगी तो मेरी बदनामी होगी, लेकिन चीट तो ये मुझे कर रहा था ना, तो मुझे भागना तो नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद तो सोचती है अगर मॉम डैड को दोबारा ये पता चला कि मेरा दिल किसी ने तोड़ दिया तो बहुत गंदा मजाक बनने वाला है मेरा, प्लस वो लोग तो मुझे घर पे बंद करके रखेंगे, किसी भी बुढ़े इंसान से शादी करवाएंगे। ऐसा सोच सोच के टेंशन में थी। उसके दोस्त आती है और वो बोलती है याओ क्या हुआ? वो बोलते कुछ नहीं। और तभी वो बोलती है यहाँ पर तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या बात है आज कोई खास ओकेजन है क्या? बोलते हैं तुम्हें नहीं पता क्या? वो बोलती है क्या? तभी वो एक नया प्रोफेसर आने वाला है और सुना हुआ है कि वो हमसे वैसे 3-4 साल ही बड़ा है, बहुत अच्छा भी दिखता है और बहुत टैलेंट प्रोफेसर है और उसको इंटरनेशनल नेशनल बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं अपने सब्जेक्ट में, तो आज से वो हमारा क्लास लेने वाला है। वो बोलती है अच्छा। और तभी वो बोलती है मैं तो बस सोच सोच के पागल हो जा रही हूँ कि कितना अच्छा दिख रहा होगा क्योंकि मैंने सुना हुआ है वो काफी उसे बोलती है कि आप राल टपकाना बंद करो और इतना ज्यादा डिस्परेट होना भी सही नहीं है, लड़के जैसे दिखते हैं ऐसा वो बोलती है। और तभी बोलती है कि तुम्हें क्या पता, तुम तो ऑलरेडी कमिटेड हो, लेकिन हम जैसे सिंगल को तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। और तभी वो मनी मनी सोचती है कि अब तो मैं भी कमिटेड नहीं हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एंट्री लेता है जो को देखने के बाद या शौक में वो तो बड़बड़ करने लगती है, बोलती है कि जिस बंदे के साथ मैंने रात गुजारी नशे की हालत में वो मेरा प्रोफेसर है, हे भगवान
कौन सा मजाक ले रहे हो, मैंने कौन सी गलती कर दी, बोल के वो बहुत ज्यादा घबरा जो होती है वो बुक से अपना मुंह छुपाने लगती है। आज सेशन में अपना सर नीचे करके कभी बुक से कवर करते हुए एम्बैरेसमेंट की वजह से बैठी हुई होती है, तभी वहाँ पर क्वेश्चन पूछने का बारी आता है और तभी हमें दिखाया जाता है जो जो था वो क्वेश्चन करता है और हमें ये दिखाया जाता है कि वो बोलता है तुम हेलो तुम जो अभी बहुत टाइम से सर नीचे करके बैठे हो वो बताओ मुझे। वो ना चाहते हुए उठती है, लेकिन यहाँ पर जो जो था वो ऐसा नहीं दिखाता कि वो उसे पहले से जानता था और उसे क्वेश्चन करता है कि मतलब बॉडी के अंदर कैसे वो करता है और उसको कैसे निकालता है। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत अच्छे से आंसर देती है और तब हमें पता चलता है इसको चाइनीज मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज पता था और शायद उसके पेरेंट्स इसी के लिए काम किया करते थे। और उसके बाद जो जो था वो याओ को बोलता है मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हारा सर नीचे ही है, या तो तुम सो रही हो या तो कोई सपना देख रही हो, मैंने क्वेश्चन ये तो नहीं पूछा था बोलकर उसका मुंह बंद करवाता है और उसके पास आता है उसका आईडी कार्ड दिखता है और हमें दिखा जाता है फ्लैशबैक टाइम जब उन दोनों का नाइट स्टैंड हुआ था तो वो जो कार था वो वहीं पर छोड़ के और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऑफिस में जो बैठा हुआ होता है वो कार्ड देखता है जो उसके पास भी था उसका आईडी कार्ड और वो याद करता है ओल्ड नाइट। और उसके बाद सुबह वाला सीन जहाँ पर जैसे उठता है तो वो सबसे पहले तो ये रियलाइज करता है कि जो याओ थी उसके साथ सोई थी उसका फर्स्ट टाइम था बीइंग अ ब्राइड, उसका फर्स्ट टाइम था। उसे बहुत बुरा लगता है, मतलब एक लड़की के साथ उसने ये किया नशे की हालत में ही सही, तो उसे लगता है कि मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा, उसके बारे में पता करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके वहाँ पर कार था और हमें दिखाया जाता है याओ ऑफिस से मिलने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद वो क्लासरूम में सोने के लिए सॉरी बोलती है, तभी वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इस बात के लिए नहीं बुलाया। उसके बाद उसे कुछ पीने के लिए देता है और उसके बाद वो मन ही मन में ये सोच रहे होते कि अगर उसे ये याद आया कि हम दोनों ने रात गुजारा था तो मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगी। वो उम्मीद कर रही थी कि उसे याद ही ना हो। अरे हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो वहां से जाने वाली थी तभी वो उसे रोकता है और उसके बाद उसको उसका आईडी कार्ड देता है। वो उससे बोलता है मतलब तुम थी वो रात, तुम्हारे एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। वो बोलते कौन सी रात, मुझे कोई रात याद नहीं और मैं थी भी नहीं। वो बोलता है मैंने पूछा तो नहीं ना, बस मैं जानना चाहता था कि तुम वो रात याद की हो या फिर नहीं। और उसके बाद वो बोलता है तुम भागी क्यों थी। वो बोलती है क्योंकि मैं एम्बैरेस थी और मुझे किसी को भी ऐसे बोझ बन के किसी के ऊपर नहीं चढ़ना और मुझे पसंद भी नहीं। वो बोलता है तो तुम्हारे चीज रोज का है क्या। वो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलता है लेकिन तुम्हारा फर्स्ट टाइम तो मेरे साथ था। और तभी उससे बोलते कि देखो प्रोफेसर आप मुझे चिढ़ाने के लिए यहाँ पर बुलाया तो प्लीज ये मत करो, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ। उसके बाद वो हंसने लगता है। वो बोलता है कि तुमने कभी दोबारा मुझे कांटेक्ट करने की ट्राई क्यों नहीं किया। वो बोलती कि मैं क्या एक्सपेक्ट करके कांटेक्ट करने की ट्राई करूंगी कि जिसके साथ मैंने रात गुजारी है उसके पास मुझे जाना है, लेकिन नहीं। बाद में दिखाया जाता है वो उससे बहुत क्लोज से दिखता है और वो बोलता है तुम्हारी आंखों से मुझे पता चल रहा है कि तुम्हें वो रात याद भी है, तुम्हें ये भी याद है किसके साथ हुआ था, कहाँ पर हुआ था, या फिर ऐसा है कि तुम बस इसलिए सब कुछ कर रहे हो ताकि मेरा अटेंशन पास सको। ऐसा बोल के उसके बहुत क्लोज दिख रहा होता है। वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं, भाग जाती है। वो सोचता है कि तुम्हें सच में याद नहीं या फिर तुम्हें ऐसी ही हो, तुम्हारे लिए सब कुछ नॉर्मल है। और हमें दिखाया जाता है वो जा रहे होते कॉरिडोर में, जो उसका फियांसी था उससे अपने पास खींचता है। वो बोलता है कि तुम वो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने वाले हॉल से गायब कैसे हो गई थी, कहाँ पर थी तुम, और तुमने कोई कांटेक्ट करने की ट्राई भी नहीं किया, मेरे फोन भी रिसीव नहीं किया। गाँव को याद आता है एक कांड का असली जड़, मतलब जो के साथ उसका वन नाइट स्टैंड कभी भी ना होता अगर इस गधे ने उसे धोखा ना दिया होता तो। वो बोलता है कि पता है मैं कितना ऑडिट था, मुझसे कौन सी गलती हो गई जो तुम मुझे इस तरह से इग्नोर कर रही हो, या फिर तुम मुझसे प्यार नहीं करती। वो मैंने सोचती कि कितना बड़ा मैनिपुलेटिव है, मुझे शर्म आती है मैंने इससे कभी प्यार किया था, लेकिन खैर छोड़ो, इसको शौक है ऐसा कुछ करने का तो कंटिन्यू करती हूँ। उसके बाद वो बोलती है पर मैंने सुना था कि तुम किसी और से प्यार करते हो। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना, और तुम किसी और के बारे में कैसे सोच सकती हो, तुम्हारे और मेरे बीच में। वो बोलती है अच्छा। उसके बाद वो उसे अंगूठी देता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए अंगूठी लेके आया हूँ, तुम्हें ये खोने की वजह से गुस्सा आया था ना। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं अपने लाइफ के आखिरी सांसें तक तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो बोलती है मुझे ये सब कुछ सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, बोलती है। उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। अचानक से याओ जो है उसे बहुत ज्यादा सफोकेटेड फील होने लगता है, लाइक उसे वॉमिटिंग करना है और इसीलिए वो वॉशरूम में होती है और उसके साइड पर ही जो आता है उससे हंग करती है ये सब कुछ कब से हो रहा है। वो बोलती है नहीं एक हफ्ते से। वो बोलता है इसके अलावा कुछ और, तुम्हें बहुत थकान सा महसूस हो रहा है। वो बोलती है हाँ पर इसकी कोई जरूरत नहीं है मदद करने की, मैं अपने ख्याल रख लूंगी। उसके बाद बोलता है इसके अलावा तुम्हारा मेंस्ट्रुअल पीरियड इस मंथ रेगुलर है ना। वो कुछ बोलती है उससे पहले वो रियलाइज करती है वो क्या बोल रहा है। वो बोलती है आपका मतलब, और उसके बाद अपने पेट की तरफ देखते हुए बोलती है कि एम आई
और वो रोने लग जाती है। सच में सी वॉज प्रेग्नेंट। उसके बाद वो फुट फुट के रोने लगती है कि मैं कितनी बड़ी अनलकी हूँ, और किसी स्ट्रेंजर, और बाद में वो अपना प्रोफेशन निकला, उसका बच्चा मेरे पेट में है। वो बहुत बहुत ज्यादा परेशान। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग चेकअप करने जाते हैं, रिपोर्ट लेती है और वो जो को दे देती है। जो बोलता है मैंने से मीन्स बच्चा मेरा है। वो बोलती है तो आपको क्या लगता है कि मैं रैंडमली हर किसी के साथ, वो उससे बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आई एम सॉरी, एक्चुअली उस दिन मैंने भी ज़्यादा ड्रिंक की थी, या तो मैं तुमसे कभी टकराता ही ना, या फिर एटलीस्ट मैंने अपने आप को होल्ड किया होता, तो दो में से कुछ भी नहीं होगा, इस बात के से सब कुछ हुआ है। तो वो बोलती है आप टेंशन मत लो, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। वो बोलता है पर मुझे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमारे पास एक ऑप्शन है। वो बोलती है क्या? तभी वो बोलता है तुम अभी पढ़ रही हो, कॉलेज पे हो, तुम्हारा स्टडी खत्म हुआ नहीं है, और तुम अपने के लिए कैपेबल भी नहीं हो, मतलब छोटी हो, तो अबॉर्शन इज द बेस्ट ऑप्शन। मन में सोचती है सारे मर्द एक जैसे होते हैं। वो बोलते हैं आपकी सलाह के लिए थैंक यू, लेकिन आपका फ्री का कोई भी सलाह मुझे नहीं लेना, बोल के जाने वाली होती है। उससे बोलता है मैं तुम्हारे लिए बोल रहा था, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। वो बोलते क्या? तभी वो बोलता है लेट्स गेट मैरिड। बोलती है रिसेंटली लास्ट मंथ एक बेवकूफ ने मुझे इसी तरह से प्रॉमिस किया हुआ था, और जिस दिन मैं आपसे मिली थी उस दिन मेरा सबसे लोएस्ट टाइम था। मैं बहुत ज़्यादा खराब हालत में थी, मेरा दिल टूटा हुआ था, मेरे एक्स ने मुझे चीट किया था, तो मैं अब दोबारा शादी के बारे में क्यों सोचूंगी। और वो बोलते हैं और सबसे पहला सवाल, मैं भरोसा कैसे कर पाऊंगी। वो बोलता है आई नो, मुझे पता है तुम किस हाल में थी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। और उसके बाद वो बोलता है पहले मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। वो अपना नाम बताता है, अपना क्वालिफिकेशन बताता है, और प्लस बोलता है कि ओरिजिनली मेरा प्लान यहाँ पर आने के बाद शादी करना ही था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते हैं मैं जल्द से जल्द शादी करूँ। और ये सब कुछ हो गया, तो अब मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करने वाला किसी भी चीज़ों के लिए, लेकिन हाँ, अगर तुम इस शादी को कभी भी सीरियसली लेना चाहती हो तो मैं हूँ, मैं तुम्हें कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं डालूंगा। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें बस इतना यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं वो गैर जिम्मेदार लड़कों जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जो अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहे, और मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हें और बच्चे के लिए मैं वो सब कुछ करूंगा जो मुझे करना चाहिए। और उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है कि अभी तो मॉम डैड बाहर है, और उनको मेरे शादी टूटने के बारे में पता भी नहीं है, और बच्चा भी होने वाला है, और अगर पेरेंट्स को पता चलेगा तो उनको फोकट में टेंशन होगा, प्लस मुझे तो मार डालेंगे। इस बेटर की मैं प्रोफेसर को। उसके बाद वो बोलती है प्रोफेसर एक बात बताना चाहती हूँ, अगर आपने कोई भी डबल गेम खेला या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन में मुझे डाला जो मुझे पसंद ना हो, तो उस टाइम पे आपको पता है ना। वो बोलता है डोंट वरी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। उसके बाद वो सोचती है अब या तो कुएं में धक्का मारो या फिर खाई से जंप लगाओ, वही तो है ना मेरे पास ऑप्शन, तो चलो कोई बात नहीं, कुएं में ही जंप लगाती हूँ। उसके बाद वो बोलती है चलो कोई बात नहीं, शादी कर लेते हैं। उसके बाद वो बोलता है तो कल सुबह आ जाना, कॉलेज टाइम से पहले हम सिविल ब्यूरो ऑफिस जाएंगे, और उसके बाद वहीं से कॉलेज जाएंगे। वो बोलती है ओके। उसके बाद नेक्स्ट दिखाया जाता है पैकिंग एरिया पे, जहाँ पर ये वो काफी कैजुअली आए हुए होते हैं, लेकिन जो तो बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब ब्लैक ड्रेस में। उसे बोलती है कि मैं इस हाल में हूँ और आप तो फुल फॉर्मल आए। और तभी वो बोलता है नहीं एक्चुअली मैं लाइफ में पहली बार शादी कर रहा हूँ ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा मोमेंट कभी तो आएगा नहीं दोबारा, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा कर लिया क्या। वो उससे बोलता है तभी यह बोलती है मैंने तो कम कर दिया क्या, मैं चेंज करके आती हूँ। उसे रोकता है, बोलता है रुको रुको कोई जरूरत नहीं है, यू आर लुकिंग बेटर। और उसके बाद वो बोलता है इनफैक्ट मैंने ज्यादा कर दिया शायद। उसके बाद वो अपना कोट बाहर निकालता है, उसके बाद वो अपने शर्ट को फोल्ड वोल्ड करता है और थोड़ा सा रैंडम दिखने की ट्राई करता है और बोलता है इज इट बेटर। और उसके बाद उसे अपना एक्स याद आता है, जब वो एक बार पार्टी के लिए जा रहे थे और उसने उसकी उम्मीद के हिसाब से कपड़े नहीं पहने थे, मतलब ड्रेसअप नहीं किया था, तो उसने बहुत इंसल्ट किया था कि तुम तो आंटी जैसी हो, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, यू आर जस्ट हियर फॉर एम्बैरेसिंग मी। और यहाँ को ये चीज हिट करती है, वो सोचती है कि क्या सच में ये होता है। और उसके बाद ये लोग गए मैरिज ब्यूरो ऑफिस, और उसके बाद वहाँ पर मैरिज रजिस्टर कर लेते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर वो सारी चीजें कर रहा होता है, या उसे बोलती है प्रोफेसर ये आपकी पहली शादी है ना। वो बोलता है क्यों। तभी वो बोलते हैं नहीं आप इतना कुछ जानते हो। तभी वो बोलता है मेरा एक्सपीरियंस और एज समझो, या तुम कुछ भी ज्यादा ओवरथिंक कर रही हो। उसके बाद मैच रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद वो फोटो क्लिक करता है और वो किसी को भेजता है, या पूछते है किसको। तभी वो बोलता है एक्चुअली मेरे पेरेंट्स को, उनको तो मेरी शादी की बहुत जल्दी थी ना, तो अगर ये देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। उसके बाद वो सोचती है ये तो आपने मॉम डैड को भेज रहा है, लेकिन मेरे मॉम डैड को पता चला तो पता नहीं मेरा क्या होगा। उसे पूछता भी है कि हम तुम्हारे पेरेंट्स को मिलने कब जा रहे हैं। वो बोलती है अभी फिलहाल के लिए मेरे पेरेंट्स फॉरेन में, जैसे आएंगे तो देखती हूँ टाइम मिलाकर, लेकिन मन में डरी हुई थी। उसके बाद वो उसे बोलता है तुम अपना सारा सामान मेरे अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दो,
वो बोलती है हाँ, मैं वो सोच रही थी। उसके बाद वो बोलता है मैं तुम्हें डेली छोड़ूँगा और लेकर भी आऊँगा घर पर, ताकि बच्चे का ध्यान रखने में मेरे लिए ईज़ी हो और सब कुछ मैं करूँगा, टेंशन मत लो। और उसके बाद उसे एक बैंक कार्ड देता है और बोलता है ये मेरी सेविंग है जो तुम रख सकती हो, अगर यूज़ करना है तो कर सकती हो। वो बोलते हैं नहीं, 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 नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने शायद इसके लिए नहीं। जो बोलता है आई नो तुमने इसके लिए नहीं किया, लेकिन मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, जस्ट हैव इट। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, वो बोलती है कि क्या हम कुछ टाइम के लिए अपनी शादी को पब्लिक ना करें? वो बोलता है ओके, लेकिन आई थिंक शायद मैं तुम्हारे लिए उतना ना कैपेबल नहीं हूँ, इसीलिए। तभी वो मन ही मन में सोचती है नहीं ऐसी बात नहीं, ताकि मैं अपने एक्स के साथ सारा मामला सेटल कर सकूँ पहले। वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली अचानक हुआ है ना, तो मैं ऐसा कुछ प्रोसेस कर नहीं पा रही हूँ, तो आई नीड सम टाइम। वो बोलता है ओके टेक योर टाइम। उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम वाला सीन, जहाँ पर जो था वो याओ के फुट के मसाज किया जा रहा होता है। उसके बाद वो उसे देख रहे होते, वो इतना शांत काम स्वभाव का इंसान था कि वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उसे अच्छा तो लग रहा था। उसके बहुत क्लोज आता है, तभी उसे समझ में आता है कि वो पिलो एडजस्ट करने के लिए, तभी उसको कॉल आता है और वो कॉल में बोलता है हाँ मॉम मैंने शादी कर ली, आप लोगों को मैंने भेजा था ना, आप लोगों को लगता है वो गलत है, ओ फिर है, तो आप आके चेक कर सकते हो। तभी वो घबरा जाती है। तभी हमें देखा जाता है सच में मदर इन लॉ आई हुई होती है। ओ अपने बहू को और अपने बेटे को घूर घूर के देख रही होती है, स्पेशली बहू को। उसके बाद बोलते हैं कि क्या तुमने सच में शादी किया है बेटा? वो बोलती है हाँ आंटी मैंने आपके बेटे के साथ शादी की हुई है। वो बोलता है मेरा बेटा 30 साल का हो चुका है, लेकिन आज तक एक भी गर्लफ्रेंड रही तो मर जाऊं मैं बोल बोल के थक गई थी। लोगों के साथ बात करो, डेट पे जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इसने कभी सुना नहीं मुझे, लेकिन आ नहीं रहा कि इसकी चॉइस इतनी अच्छी होगी। बेटा क्या हुआ? इसने किडनैप विडनैप तो नहीं किया तुम्हें? मुझे यकीन ही नहीं, मुझे लगता था कि मेरे बेटे को तो लड़कियों में इंटरेस्ट है ही नहीं। उसके बाद जो बोलता है मॉम आप मेरी इज्जत का फालूदा क्यों बना रहे हो? और तभी वो बोलते हैं नहीं नहीं। और उसके बाद मन ही मन में सोचती है क्या बताऊँ आंटी, ये बताऊंगी कि आपके बेटे के साथ मेरा वन नाइट स्टैंड हुआ था और आपको मैं ऑलरेडी रेडीमेड पौधा भी देने वाली हूँ, तो हाँ को झटका लगेगा। और उसके बाद बोलते नहीं नहीं एक्चुअली ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला मैरिज था, ऐसे भी आपके बेटे को शादी करनी थी और मुझे भी मैरिज करनी थी, तो हमने सोचा हम शादी कर सकते हैं, और आपका बेटा इतना अच्छा भी है ना कैपेबल। उसके बाद मॉम रियलाइज करते हैं वहाँ पर पिलो तो बाहर लगा हुआ है। वो सोचती है दोनों मैरिज है तो एक साथ रह क्यों नहीं रहे। तभी जो बोलता है मॉम आप यहाँ पर मेरे लिए कुछ टेस्टी खाना बनाने के लिए आई थी ना, तो वो कीजिए आप परेशान कर रहे हो मेरी वाइफ को। उसके बाद उसके लिए ओ खाना बनाने लगती है और वो बोलती है ऐसा तो तुम कभी लड़कियों पे इंटरेस्टेड होते नहीं थे, तो मुझे लगा था तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है लड़की में। उसके बाद वो बोलती है ये लो तुम्हारे लिए मैंने बनाया हुआ है। वो बोलता है क्या है मम्मी, दिखने में भी कितना अजीब लग रहा है। वो बोलती है तुम दोनों की शादी हुई है ना, और शादी के बाद तुम इतनी पढ़ाया होगा कि मेरे हाथों के बनाया हुआ कुछ नहीं खाओगे। बोलकर इमोशनल लाइन मारने लगती है। जो सोचता है अब यही इमोशनल लाइन याओ को भी झेलना पड़ेगा, इससे बेटर मैं ही खा लेता हूँ। उसके बाद वो खा लेता है। वो बोलती है आई होप तुम दोनों की मैरिज लाइफ अच्छी हो बेटा। उसे खाने के बाद थोड़ा अजीब लगता है, मॉम तो ये बोल के वहां से चल जाती है। तो जो था वो थोड़ा अजीब फ़ील करता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है, उससे बहुत ऑकवर्ड सा फ़ील हो रहा होता है। उसके बाद वो सीधा यहाँ वाले रूम में घुसता है। यहाँ उठती है, वो बोलती है प्रोफेसर क्या हुआ? तभी वो उसे ज़ोर से हग करता है। वो तो टोटली स्वेट कर रहा था, उसे समझ ही नहीं आता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याओ थे उसे वो किस करने लगता है। याओ कुछ समझती है, उससे पहले उसे बड़े पैसे डाल के किस किया जा रहा होता है, लेकिन एक टाइम के बाद जो अपने आप को रुकता है और बोलता है आई एम सॉरी। उसके बाद वो भाग के फ्रीज में जाता है और उसके बाद वहाँ से ढेर सारा आइस और पानी। वो सोचता है मैंने ऐसे क्यों किया, और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि मॉम ने कुछ तो कहा। ऐसे ही रात खत्म होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जहाँ पर वो कॉलेज जाने के लिए निकलती है, और तभी वो कल रात की हरकत के लिए बहुत एम्बैरेस था और उसे समझ में भी नहीं आ रहा था कि उसको कैसे फेस करें। बात दिखाया जाता है यहाँ उसे बोलती है कि हम दोनों साथ में जाएंगे तो मेरे फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो इसलिए मैं आगे जा रही हूँ। वो बोलते हैं नहीं नहीं अभी जरूरत है नहीं, डोंट वरी मैं तुम्हें थोड़ा दूरी छोड़ दूंगा और उसके बाद आगे चल के जाना, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद ये लोग चले जाते हैं साथ कॉलेज के लिए। उसके बाद वो गाड़ी से निकलते उससे पहले उसे बोलता है कि ये एनर्जी ड्रिंक है पी लो। उसके बाद उसके होंठ पर पोंछ पी लेता है। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल और अच्छा तो लग रहा था, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो दिखती है अपनी दोस्त, और वो बोलती है कि मैं उसके साथ जा रही हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर वो अपनी दोस्त को मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देती है। वो तो बहुत खुश थी। वो बोलती है फाइनली यू आर गेटिंग मैरिड, यू गॉट मैरिड, आई एम सो हैप्पी ये। और उसके बाद वो बोलती है देख तो लूं पहले कि कौन है, और मैं तो उम्मीद कर रही हूँ कि प्रोफेसर जो जैसा हैंडसम बंदा ही होगा। और जैसे ही वो देखती है उसके बाद उसके हाथ से कार गिरता है और जोर से चिल्लाती है। वो बोलते क्या हुआ? बोलते हैं धोखेबाज लड़के तुमने प्रोफेसर से शादी की? वो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बोलती है कि तुम्हें कोई और लड़का मिला प्रोफेसर से शादी की? वो बोलते हैं आई नो मुझे पता है तुम्हें उस पर क्रश था, लेकिन
सिचुएशन ऐसी हुई कि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। वो बोलते नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम मेरी दोस्त हो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसे भी दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, मुझे मिल जाएगा ना कोई, कौन सा मुझे प्रोफेसर जो ही मिलने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, तुमने उस बंदे से शादी की जो सबसे ज्यादा कैपेबल है, और तुम्हारा एक्स तो किसी काम का नहीं था, बस तुम्हें पसंद था, वरना किसी को भी पसंद नहीं था। मैं तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी उसे तुम्हारे आसपास। आई एम सो हैप्पी बोलकर उसे कांग्रेचुलेट करती है। वो बोलते थे ओके। और उसके बाद वो बोलते हैं पर एक बात बताओ, मैं तो फ्लेक्स करूंगी कि मैं प्रोफेसर के साल उस पूरे कॉलेज के सामने। वो बोलते नहीं अभी मत करना। और तभी वो बोलते क्यों, तभी वो बोलते कि कुछ टाइम तक शादी सीक्रेट है तो प्लीज हाँ पब्लिक मत कर देना। वो बोलते ओके ओके। और उसके बाद वो बोलती है एक बात बताओ, तुम दोनों मिले कैसे। वो बोलती है एक्चुअली तुम्हें पता है ना मेरे एक्स ने चीट किया, मुझे पता चला। उसके बाद मैं टेंशन में बहुत ज़्यादा नशे में थी। उसके बाद फॉर सम रीज़न प्रोफेसर भी ऐसे कुछ हालत में थे, लेकिन हाँ, उसको किसी ने धोखा नहीं दिया था, बस वो फ्रेंड ने गलती से हार्ड ड्रिंक पिला दी थी, जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। एंड देन वी एंडेड अप स्लीपिंग टुगेदर। वो बोलते क्या, अब ये मत बोलना इसके बाद कि तुम प्रेग्नेंट हो और इसी बात की वजह से तुम्हें शादी करनी पड़ी। वो बोलती हाँ, उसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी हुआ और इसी बात की वजह से हमें शादी करनी पड़ी। वो बोलती है अब कि कुछ टाइम तक हमारा प्लान है कि हम इस शादी को रिवील ना करें, तो प्लीज कैन यू हेल्प मी। वो बोलते डोंट वरी, उससे बेस्ट इंसान तुम्हें मिल भी नहीं सकता था। तुमने उस बंदे से शादी की है जिसके साथ मैं हमेशा चाहती थी कि कोई अच्छी पार्टनर हो और तुम्हारा हमेशा ख्याल रखे। तो प्रॉमिस मैं कभी नहीं बताऊंगी जब तक तुम ना चाहो। ऐसा बोल के उसकी तारीफ की फुल बातें जा रही होती है, तभी वहाँ पर प्रोफेसर नीचे पार्किंग एरिया पे मिलता है। उसके बाद वो उससे बोलते हैं हाय प्रोफेसर, और तभी वो बोलते हैं ऑलरेडी इसको हमारे बारे में पता है। उसके बाद वो लॉन्डरी किसी को पता नहीं चल गया। उसके बाद ये लोग घर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है। उसके बाद वो कल का सिचुएशन बताता है कि उसके मम ने कुछ तो दिया था। उसके बाद वो थोड़ा अजीब हरकत करने लगा, लेकिन सॉरी वो उससे बोलते कोई बात नहीं। उसके बाद बोलते मैं आप लोगों के लिए कुछ बनाती हूँ, तभी बोलते नहीं मैं बनाता हूँ, एक काम करो तो मेरी मदद करो। उसके बाद वो उससे आपन बनाने में मदद करती है। ना चाहते भी वो प्रोफेसर की तरफ अट्रैक्ट तो हुए। उसके दोस्तों से कॉल पे बात कर रही होती है और वो बोलते हैं कि तुम दोनों की बेड शेयर करते हो। वो बोलते हैं हाँ। उसके बाद वो बोलते हैं एक काम करो उनको प्यार से करके सोना, इससे फीलिंग आएगी। वो बोलते हैं पर ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो बोलता है इतना बेवकूफ इंसान हो, इतना हैंडसम बंदा मिला हुआ है तुम्हें एज एन हस्बैंड और तुम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानती। तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ बहुत ज्यादा नॉर्मल है। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों अब नॉर्मल कपल हो, लेकिन अच्छे कपल हो। तुम दोनों का बच्चा होने वाला है और तुम दोनों के एक दूसरे को हक करके सोने में शर्म आ रही है। अब क्या कब करोगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा ना, वरना प्रोफेसर के अच्छे जीन्स का तो पूरी तरह से बड़ा बनने वाला है। और तभी वो देखती है कि जो था वो वॉशरूम से बाहर आया है। उसके बाद वो जल्द जल्द करके फोन को रख ले। अब डर लगता है कि कहीं इसने सुना तो नहीं। और तभी जो था उससे बोलता है कि तुम कुछ करना भूल गई हो। और उसके बाद वो उसे दूध देता है और बोलता है न्यूट्रिशन प्रॉपर लिया करो। उसके बाद वो बोलता है गुड नाइट और उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद वो अपने दोस्त को दोबारा मैसेज भेजती है कि तुम मुझे मरवाओगे, इसीलिए आज के बाद ना कोई भी बकवास करनी हो ना तो रात के टाइम पे मत करना, मैं घर पे होती हूँ। उसके बाद वो बोलती है सॉरी सॉरी मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम अपने पार्ट टाइम जॉब को क्विट क्यों नहीं की। ये सुनने के बाद वो बोलती है मैं क्विट करना तो चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता है ना उन लोगों को नई पर्सन अभी रिसेंटली नहीं मिली। उन्होंने बोला है कि कुछ दिन काम करे और जैसे ही नई रिप्लेसमेंट मिलती है उसके बाद मुझे छोड़ने का ऑप्शन मिल जाएगा, डोंट वरी मुझे छोड़ना ही है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर जो याओ थी वो अपने काम के लिए गई हुई होती है। उसका एक्स उसके पास आता है, उसे बोलता है मुझे तुमसे बात दो। उसे बोलता है कि मैंने सुना है प्रोफेसर ने तुम्हें अपने रूम में बुलाया था और तुमने उसे गुस्सा दिलाया जब वो फर्स्ट डे क्लास लेने आया था। तो वो बोलती है तो, और तभी वो बोलता है मैं ऑर्डर था तुम्हारे लिए बोल के उसे हक करता है। वो बोलती है नहीं बस मामूली सी बात है। और उसके बाद वो बोलता है कि और मैंने ये भी सुना हुआ है कि तुम प्रोफेसर के साथ बहुत ज़्यादा बातें करती रहती हो और कॉरिडोर में बहुत बार तुम दोनों को बात करते हुए देखा हुआ है लोगों ने। वो बोलते हैं हाँ, जैसे तुम साव के साथ बात करती हो। उसके बाद वो बोलता है साव तो मेरी सिर्फ दोस्त थी। वो बोलता है तभी या बोलती है हाँ तो प्रोफेसर है ना। उसके बाद हमें दिखा जाता है तभी वहाँ पर प्रोफेसर पास हो रहा होता है जो उसे बोलता है कि तुम अपना रिपोर्ट सबमिट करना भूल गए। वो बोलते हैं ठीक है प्रोफेसर। और उसके बाद जैसे वो आया उसके बाद तो वहाँ से उसका एक्स चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखा जाता है वो उसे पूछता है कि तुम इसको अवॉइड कर रहे हो। वो बोलती है कर भी नहीं सकती क्योंकि एक ही जगह पे पढ़ती हूँ। और उस टाइम पे वो हंसती है। उसके बाद हमें दिखा जाता है रात वाला सीन, जहाँ पर याओ जो थी वो अपना काम खत्म करके वो जा रही होती है, एक बंदे से टकराती है। उस बंदे की नज़र अच्छी नहीं लग रही थी, मतलब उसका इंटेंशन बहुत गंदा दिख रहा था। और हमें दिखा जाता है उसके बाद उससे बोलता है कि मैं तुम्हें आज बहुत अच्छी जगह पे खाना खिलाने के लिए लेके जाता हूँ। और उसके बाद में पता चला याओ को कि ये तो वही शॉप है जहाँ पर वो काम करती है पार्ट टाइम। उसके बाद वो अपना मुँह छुपा रही होती है, उसके लिए फ्राइड चिकन लेके आता है और वो बोलता है तुम्हें खाना था ना। तो अभी वो बोलती है पर आपको पसंद नहीं था। वो बोलते हैं कभी कभी दूसरों की पसंद को भी ट्राई करना चाहिए। और उसके बाद वो खाने लगती है, वो उसके हाथ से खाता है। वो बोलते हैं आपको तो पसंद नहीं था। वो बोलता है पर तुम्हारे हाथों से खाने में टेस्ट लग रहा है। वो मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश हो रहे को या को उसकी दोस्त बोलती है कि
तुम्हें प्रोफेसर को बता देना चाहिए अपने पार्ट टाइम जॉब के बारे में। वो बोलती है बता तो दूँगी लेकिन गुस्सा करेंगे तो, लेकिन हमें बाद में पता चला इन दोनों की बातें तो जो सुन रहा होता है, जो को उसकी दोस्त या की दोस्त सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती। उसका डिसीजन था कि मैंने बोला था कि जॉब छोड़ो, और उसके बाद अगले सीन में जहाँ पर या अपना काम खत्म कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर तो जो देखते रो घबराती है कि ये उसे गलत ना समझे, डाँटे ना, वो उसे बोलते हैं हम सॉरी मुझे छुपाना नहीं चाहिए था कि मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ। वो बोलता है अगर कोई जॉब डेंजरस ना हो, तुम्हारी हेल्थ के लिए बुरा ना हो तो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ तुम्हें जॉब करने की क्या ज़रूरत है? वो बोलती है एक्चुअली मुझे से बोलता है कुछ और बताओ, क्योंकि ये मैं प्रोफेसर हूँ और मैंने स्टूडेंट्स के लाख मुझे जॉब इसलिए करना था क्योंकि मेरा जो एक्स था उसके लिए मुझे एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑर्डर करना था और तब मेरे पास मम्मी पापा के पास मांगने के लिए हिम्मत नहीं था, तो मैंने सोचा खुद करूँगी। ये देखो गिफ्ट तो मैंने मंगवाया है लेकिन वो गिफ्ट आया नहीं, उससे पहले तो उसने अपनी असली रंग दिखा दी। और ये सुनने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, और अगर तुम्हें सच में जॉब करना है तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ हॉस्पिटल में। वो बोलते हैं नहीं नहीं, और तभी वो बोलता है अगर तुम्हें करना है तो तुम आराम से बोल सकती हो, अनकंफर्टेबल फील मत करो, डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई भी चीज़ों के लिए रोक टोक नहीं किया। वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है, वो सोचती है कि मुझे इसके साथ इसके आसपास रहने में इतना कंफर्टेबल फील होता है जैसे कि ये मेरे जन्मों से अपना हो। ऐसा सोच के बहुत खुश हो रही है। घर पे पढ़ाई कर रही होती है इंटरनल असेसमेंट के लिए, और वही सब्जेक्ट था जो वो पढ़ाया करता था। उसके दिमाग में कुछ भी घुस नहीं रहा था, इसी बात की वजह से वो टेंशन में थी। बाद में सोचती है मेरे पास तो मेरा हस्बैंड है, वही सब्जेक्ट वाला है तो मैं उसी से सीख लेती हूँ। उसके बाद वो जाती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है अंदर जाती है और वो बोलती है प्रोफेसर वो एक्चुअली मुझे एक सब्जेक्ट का समझ में आ नहीं रहा था, बोल रही होती है। वो देखते जो सोच चुका था, लेकिन उसके चेस्ट मसल दिख रहे थे, मतलब वो जो कपड़ा पहना हुआ था वो थोड़ा ओपन ओपन था। उसके बाद जैसे जो अपने आगे बोलता है उसके बाद वो अपने कपड़े को थोड़ा कवर करता है और वो भी थोड़ा बेशर्म होना बंद करती है। उसके बाद वो उसे पढ़ाने लगता है बड़े प्यार से बड़े आराम से एक्सप्लेन करने लगता है, और या टोटली उसको देख रही थी। वो इतना अट्रैक्टेड थी उसके अपीयरेंस से। वो बोलता है समझ में आया? वो बोलती है हाँ। उसके बाद वो बोलता है क्या समझ आया मुझे बताना ज़रा, अगर एग्जाम में फेल हुई तो लोग क्या बारे बारे में। वो बोलती है मैं कैसे फेल हो सकती हूँ, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और आप ही तो मुझे पढ़ाते हो ना, मुझे पता है आप मुझे फेल नहीं करोगे, ऐसा वो बोलती है। और तभी वो उसको किस करती है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें लगता है ये सब कुछ करने के बाद मैं तुम्हें फेल नहीं करूँगा? वो बोलती है आई डोंट नो, डोंट वरी मैं पास कर दूँगी, बोल के भागने वाली थी। उसके बाद वो बोलता है जब तक ये पूरा याद ना हो यहीं पर बैठ के पढ़ो, क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम अपने करियर पे कोई भी रिस्क लो, बोलकर उसे पढ़ने के लिए बोलता है और वो साइड पे बैठता है। लेकिन याओ के दिमाग में तो कुछ ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था, जिसके चक्कर में वो बाद में वहीं पर सो जाती है, और जो था वो उसको सोते हुए पाकर शौक में आता है। हमें दिखाया जाता है या अपने काम पे होती है और आजू बता चुकी थी कि वो छोड़ना चाहती है, और वहाँ पर जो ओनर है वो भी खुश थी कि मतलब उसको अपने करियर में आगे बढ़ना है। उसने झूठ बोला था कि करियर के लिए छोड़ रही है और हालांकि बात कुछ और थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर तभी वो अपना काम खत्म कर रही होती है, तो वो अपने एक्स को उसके करेंट के साथ मतलब साव के साथ देखती है और है कि मैं यहाँ पर फ्रेश होने के लिए आया था, और शाह का मूड ऑफ था इसी बात की वजह से। वो बोलती क्यों नहीं, और उसके बाद शाह बोलती है कि आई होप यहाँ पर तुम एक्स्ट्रा चार्जेस ना लोगी, अगर लोगी तो मैं पे कर दूंगी। वो बोलती है मेरी फियंसी है ये बंदा, तो मैं एक्स्ट्रा क्यों चार्ज लूंगी, फ्री में खिलाऊंगी, बैठो बैठो। उसके बाद वो वहाँ पर बैठते साव बहुत गुस्से में थी कि उसने उसके साथ ऐसे बात की और उससे चिड़चिड़ होकर बात कर रही थी। और जो उसका बंदा था वो बोल रहा था कि डोंट वरी, वो सिंपल स्वीट है, उसे नहीं पता ना, एक्सपोज नहीं। के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर शाह आती है, कपल वाला खाना लेके आना था, लेकिन यहाँ पर सारे वो स्पाइस शाह पूछती है कि ये क्या है, तभी वो बोलते हैं कि मेरी फियांसी को तो स्पाइसी खाना पसंद है, मुझे पता है। और ये सुनने की बात जो शाह थी उसका मूड खराब होता है, कहाँ वो यहाँ पर डेट पे आई थी लेकिन यहाँ पर पंगा हो गया। इस बात की वजह से वो बहुत गुस्से में थी और वो बोलती है कि मुझे अपनी फियांसी को टेस्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता है, तुम क्यों गुस्सा हो रहे साओ, तुम तो दोस्त हो ना, इट्स ओके। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में चली जाती है। और उसके बाद उसका एक्स बोलता है कि तुम क्या किया, वो बोलती है मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। और उसके बाद वो बोलता है छोड़ो, उसके बाद वो चले जाते हैं उसके पीछे पीछे। और उसके बाद शावल वहाँ पर वो बोलते हैं कि अरे आते रहना 20% ऑफ है तुम्हारे लिए, बोलकर वो हंसने लगती है। और तभी हमें दिखा जाए बाद याव पास हो रही होती है, एक नया बंदा अभी रिसेंटली याव के जगह पे यहाँ पर काम करना स्टार्ट किया था, और याव को इनएप्रोप्रिएट तरीके से टच करता है। याव जब उसे डांटने लगती है तो वो बोलता है नहीं मैं तो पास हो रहा था, इसको गलतफहमी हुआ है। और उस ओनर भी बोलते हैं कि शायद गलतफहमी होगा, वरना ये ऐसा करेगा मैं सोच नहीं सकता क्योंकि ये मेरे जान पहचान वाला है। उसके बाद याव बोलती है आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, आप कुछ मत कीजिए, लेकिन मुझे अपने आप को बचाना आता है। उसके बाद उस बंदे का सर फोड़ देती है, मतलब बहुत बड़े बोर्ड से उसे मारते हैं। उसके बाद डायरेक्ट पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर देखा जाता है याव को डांटा जा रहा होता है क्योंकि याव एज में काफी छोटी थी। और उसके बाद याव को बोला जाता है अपने पेरेंट्स को लाओ, अपने गार्जियन को। अब माँ बाप को तो नहीं ला सकती थी, इसीलिए वो प्रोफेसर को कॉल करती है। वो भाग जाता है, वो बोलता है क्या हुआ, तभी वो बोलती है मेरा बस दिन खराब था, नथिंग, मैंने हैंडल कर लिया डोंट वरी सिचुएशन को, लेकिन। और तभी वो बोलता है कि आगे से कभी भी ऐसा कुछ भी हो ना तो प्लीज
मुझसे बात किया करो, ऐसे अपने आप को रिस्क में मत डालो। और तभी वो उसे सारा माजरा बता देती है। उसके बाद मामला तो सिमट गया था, लेकिन वो बंदा आता है और जो उस बेकरी का ओनर था वो सॉरी बोलने के लिए बोलता है, तो सॉरी तो बोलता है, लेकिन वो बोलता है कि लेकिन हाँ तुम्हारा बैग बहुत अच्छा है। जो को बहुत गुस्सा आता है या कैमरा ब्लॉक करती है, उसके बाद जो उससे जोर से मुक्का मारता है और उसके बाद वो बोलता है ये लो इलाज कराना बोलकर 200 रुपए देता है। वो बोलता है तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। वो बोलता है तो इतने के लिए भी लायक नहीं, दोबारा अगर कुछ बोला मेरे बेटे के बारे में तो बुरा होगा। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन में वहां से चला जाता है। या उसे देख रहे होते हैं और बोले थे एक करते मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम लग रहा है, और शाम को बोलती भी है। और तभी वो बोलता है अरे मुझे इतना पता नहीं था कि तुम इतनी स्मार्ट हो, तुमने सही वक्त पे कैमरा को हाइड किया, कैमरा छुपाया और हम कर पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसके चोट पे मलहम करने लगती है, मलहम पट्टी। और तभी उसका फोन बजता है, मैसेज, और उसका फोन पकड़ती है, पूछती है पासवर्ड चाइनीज में था और उसका इंग्लिश मीनिंग आई लव यू। वो सोचती है कि ऐसा पासवर्ड कौन रखता है। उसके बाद वहाँ पर फोन में मैसेज था और उसका दोस्त, वही दोस्त जो स्टार्टिंग में उसके साथ ड्रिंक कर रहा था और गलती से उसने गलत वाला ड्रिंक पिला दिया था, तो उसी का मैसेज था कि उससे मिला जाता है। या को बोलता है कि क्या मैं उसे बुला सकता हूँ घर पे। वो बोलती है आप उसे पूछ क्यों रहे। वो बोलता है तो मेरी बीवी हो, ऑब्वियस सी बात है मैं पूछूंगा ही। वो बोलते ठीक है कल बुला लेना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याओ थी वो ये बोलती है कि मुझे दूध पीने के लिए जाना है। उसके बाद वो खुश होने लगती है और वो सोचती है कि ये है मैच्योर लेकिन कैसा पासवर्ड रखा हुआ है आई लव यू, और हंसने लगती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है डिनर के लिए उसका दोस्त आया हुआ था और वो उसे बोलता है उसे ज्यादा फोकस करने की आदत है तुम उसको। उसके बाद वो अपने दोस्त को इंट्रोड्यूस करवाता है और वो बोलता है इसका हॉस्पिटल है और अगर तुम्हें कभी कोई मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो मदद कर देगा और हमारा बेबी भी इसके हॉस्पिटल में होगा। उसके बाद वो बोलता है आप तो काफी यंग लग रहे हैं, आपका एज क्या है। वो अपना एज बताती है जो सिर्फ 22 साल था। वो शौक में वो बोलता है क्या बात है तुम्हें तो बहुत ज्यादा यंग लड़की मिली है। और तभी वो बोलता है बकवास बंद कर। और तभी वो उसे बोलता है कि तुम्हारी मम को हमेशा फिक्र लगी रहती थी कि तुम शादी नहीं करोगे, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, लेकिन तुमने जिसके साथ शादी की वो तो काफी रिच है प्लस काफी यंग है। या आपको ऐसा फील होता है मन में कि मतलब इसके लिए बच्चा बहुत मैटर करता है, कहीं ना कहीं ये दोनों साथ में बच्चे की वजह से थे, ऐसा उसे फील होता है। वो सोचती है कि मुझे ज्यादा सोचना नहीं है, आराम करना है, इसीलिए वो बोलती है कि तुम दोनों बात करो, मैं जाती हूँ आराम करने के लिए। उसके बाद वो बोलता है मैंने कुछ गलत बोला क्या। वो बोलता है तू ज्यादा बोलता है, वो सेंसिटिव है, बच्ची है और उसे नहीं समझती है सारी चीजें। और तभी वो बोलता है कोई बात नहीं मैं माफी मांगता हूँ। वो बोलता है इसकी जरूरत नहीं, मैं उसे समझा दूंगा बाद में। उसके बाद वो उससे बोलता है ये छोड़ तू एक बात बता, तू तो ऐसे सीक्रेट मैरिज करने वाला टाइप का इंसान था नहीं, तो तूने शादी की कैसे, कब, मुझे बताओ। तभी वो बोलता है रियलिटी। वो तो शॉक में वो बोलता है यू आर सेइंग कि तुम उस दिन, और उसके बाद वो बोलता है और तभी वो बोलता है हाँ मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं और जो हुआ उसको हम टाल भी नहीं सकते थे इसलिए शादी हुई। और तभी वो उसे बोलता है लेकिन कमाल हो तुम जितनी सीधे साधे दिखती हो उतने तो हो नहीं। वो बोलता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मुझे याव मिली है तो आई शुड थैंक यू। वो बोलता है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, अगर मुझे पता होता कि तू इतना बड़ा हैवान है, तू ड्रिंक करने के बाद ऐसा कुछ करेगा किसी लड़की के साथ, तो मैं तो नहीं, मैं तो कभी बर्दाश्त ही ना करता और मैं तुम्हें ना ही ड्रिंक पिलाता। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है और वो एक मुसीबत थी हमारे ऊपर आई हुई और हमने टाल दिया। और तभी वो उसे बोलता है उसके साथ इसलिए क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उसकी। वो बोलता है हाँ एग्जैक्ट इसी टाइम पे यहाँ वापस आ चुकी थी। वो सुनती है कि मतलब तुम इस बच्चे की वजह से साथ में हो। और तभी वो बोलता है हाँ मैं बच्चे की वजह से साथ में हूँ क्योंकि मुझे ऐसे जिम्मेदारियों से भागना पसंद नहीं है। उसके बाद वो बोलता है जैसे यहाँ वहाँ से जा चुकी थी कि हाँ ये शादी बच्चों की वजह से हुआ है लेकिन उसके लिए मेरे लिए नहीं, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मैटर करती है अच्छी लड़की और वो अच्छी लड़की पसंद क्यों नहीं आएगी और मुझसे उससे प्यार है, ऐसा वो बोलता है। वो बोलता है कीप इट अप ब्रो, मैं खुश हूँ कि तुम्हारी लाइफ में किसी भी चीज में तो मेरा कुछ तो योगदान। मुझे पता नहीं था कि ऑलरेडी इस बात की वजह से अपसेट हो चुकी थी, मतलब एक साल अपने दोस्त को कॉल करके सब कुछ बता देती है। उसके दोस्त बोलते हैं मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी वो बोलती है मैंने अपने कानों से सुना है। और तभी वो बोलती है कि ये तो सच है कि हम दोनों जब बच्चे की वजह से साथ में, तो मैं उनको इस तरह से बात के रखना नहीं चाहती और एट द एंड लेटर सुनर हमें अलग तो होना है ना, सिर्फ बच्चे की वजह से हम दोनों साथ में, तो मैं उनके लिए कोई बोझ बनना नहीं चाहती, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है आगे जाना है, तो मैं सिर्फ बच्चे की वजह से। तभी वो बोलते तुम क्या प्लान कर रहे हो। तभी वो बोलता है क्या तुम कल मेरे साथ हॉस्पिटल जा सकती हो। वो परेशान हो जाती है और हमें दिखा जाता है जब तक वो था वहाँ पर आता है वो दिखता है तो ये नहीं हो सोचता है कहाँ गई है। उसके बाद अपने दोस्त के साथ होती है और वो काफी अपसेट थी। वो बोलती है पर मुझे क्या लगता है ना सच्ची में वो तुम्हें पसंद करता है, जिस तरह से वो केयर करता है, जिस तरह से तुम्हें देखता है, पता चलता है लड़कों की निगाहें अच्छी वाली है या बुरी वाली है। वो बोलती है मुझे झूठी होप मत दो, बस मुझे ना अब अपने बच्चे के लिए टेंशन हो रहा है, बच्चे के लिए मुझे सब कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं उनके साथ इतना नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत बोलती है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बोलते क्या, तभी वो बोलते मुझे हॉस्पिटल जाना है। वो बोलते क्या तुम बच्चे को गिराना चाहती हो। तभी हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल से जहाँ पर इन लोगों ने चेकअप करवाया था और उसके बाद बच्चा तो हेल्दी था और हमें दिखाया जाता है यहाँ को समझाती है कि कुछ भी एबनॉर्मल
मत करना, कुछ भी गलत मत सोचना। एक्चुअली वो बस चेकअप के लिए आई थी, बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए नहीं आई थी, लेकिन हाँ, सैड ज़रूर थी। ऐसे भी बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत नॉर्मल सी बात है, और इस टाइम पे उसका सबसे पसंदीदा मर्द उसके साथ नहीं था, तो ये होना नॉर्मल था। और तभी हमें दिखाया जाता है बिलिंग जो की थी वो वही कार से की थी जो जोहू ने उसे दिया था, उसे समझ में आता है वो हॉस्पिटल में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसको फॉलो करते-करते वहाँ पर जाता है जहाँ पर याओ गई हुई थी एक ब्लाइंड डेट पे। दरअसल ये ब्लाइंड डेट तो उसके दोस्त का था, लेकिन उसकी दोस्त कल आने की वजह से आगे जाती है, जिस बात की वजह से वो टेबल पे तो वो अकेले बैठी थी। और तभी वहाँ पर जो थोड़ा दूर से उसे कॉल करता है, पूछता है तुम कहाँ पर हो? वो बोलती है कि मैं तो काम पर हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर 2 लड़के आते हैं जो ब्लाइंड डेट के लिए उसे पूछते हैं, और उसे तो बहुत गुस्सा आता है, ये ब्लाइंड डेट के लिए क्यों आई है? और तभी हमें दिखाया जाता है याओ की दोस्त आती है और उसके बाद उन्हें समझाने की ट्राई करती है, और तब तक वहाँ पर जोहू आ चुका था। जोहू को बहुत गुस्सा आया था ये सब कुछ होने की वजह से। याओ की दोस्त सॉरी बोलती है बहुत ज़्यादा लिटरली, और वो बोलती है ये ब्लाइंड डेट मेरे लिए था, मैं तो बस अपने दोस्त को अच्छा फील करवाने के लिए, उसका मूड रिफ्रेश करने के लिए लेके आई थी। प्रोफेसर प्लीज इसको डांटना मत, इसको गलत मत समझना बोलकर उसे समझा रही होकर वो घर की तरफ चला जाता है। उसके बाद वो उससे बोलता है कि तुम आराम करो, तुम्हें शूज पहनने की जरूरत नहीं है, तुम सिंपल प्लेन चप्पल पहन सकती हो क्योंकि अब टाइम नज़दीक आ रहा है। और वो उससे बोलती है कि आपको सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ बेबी मैं ध्यान रख सकती हूँ। और वो बोलती है कि मैं हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि मुझे बच्चे का स्टेटस चेक करना था, और वो नॉर्मल है तो टेंशन मत लो, मैं सोने जा रही हूँ। उससे पीछे से हक करता है और वो बोलता है तुम इसलिए नाराज हो क्योंकि मैंने अपने दोस्त के साथ बात की, ये बोलते हुए कि बच्चा मेरे लिए जिम्मेदारी है। वो कुछ नहीं बोलती, वो बोलता है आई एम, मुझे लगा था, मतलब वही रीजन है। अरे मेरी बात तो सुनो, ऐसा चाहिए बच्चा रीजन है, लेकिन आई एम सॉरी फॉर दैट स्टेटमेंट, मेरे लिए बच्चा मैटर करता है लेकिन बच्चे की मदर भी मैटर करती है, और मैं तुम्हें अब झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो बोलती है आपको मेरा दिल रखने के लिए बोलने की जरूरत नहीं। वो उसे केस करता है और वो बोलता है कि मैं आज यहाँ पर सिंसियरली कन्फेस करता हूँ क्योंकि मैं अब कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में नहीं चाहता, मैंने तुम्हें डे 1 से पसंद किया है और मेरे लिए शायद कोई मजाक नहीं है। और तभी वो बोलती है और आप होने के बाद मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? वो बोलता है नहीं, मैं क्यों छोड़ूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो लाइफ में, और मैं इसलिए डरता था अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो तुम कहीं मुझे छोड़ के ना जाओ, क्योंकि बच्चा हमारे लिए मजबूरी है। मैं तुम्हारे लिए सिंसियर था लेकिन तुम तो अभी यूं हो। तो उससे बोलता है पर मैं, अगर तुम मुझे चांस दोगी तो मैं लाइफ में बहुत आगे सोचना चाहता हूँ तुम्हारे बारे में। और तभी वो उसे किस करती है। वो तो शौक में, वो बोलता है ये क्या था? वो बोलते हैं मैंने आप इसे सीखा हुआ है सही वक्त पे निशाना मारना। और तभी वो बोलता है मैं इसका मतलब ये सोचूंगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम मुझे पसंद करती हो, अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रही हो, तो ये गलतफहमी मेरे मन में पलना अच्छी बात नहीं है ना। तभी वो बोलती है गलतफहमी नहीं, सच में मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बस गलतफहमी थी जो मैं पिछले 24 घंटे से आपको इग्नोर कर रही थी। और उसे हक करता है और उसके बाद वो उससे बोलता है चलो आज के बाद कुछ भी हो पहले मुझे बताना। लोग बोलते हैं कि बीबियों का माइंड ना कभी समझा नहीं जाता, और मेरे साथ भी वही हो रहा है। मैंने दुनिया भर की डिग्रीज ले रखे हुए हैं, पीएचडी कर चुका हूँ, अच्छा खासा प्रोफेसर हूँ, लेकिन अपने बीबी के मन में क्या चल रहा है मुझे वो समझने में देर लग रहा है। तो प्लीज़ पहले बता देना कि तुम्हें कब कहाँ पर कैसा लगता है, ताकि मैं वो दोबारा ना करूँ। मैं बियर कर ही नहीं सकता कि तुम फिर से दोबारा घर छोड़ के जाओ तो मुझे कैसा लगेगा बोलकर उसका स्मेल करवाने की ट्राई करवाता है। याओ रियलाइज़ करती है कि 24 घंटे में उसने फुकट में गलतफहमी पाल कर अपना मेंटल हेल्थ ही खराब किया है। हालांकि जो तो इतना केयरिंग और अच्छा था। दोस्त कॉल करती है, वो लोग चेकअप के लिए हॉस्पिटल पे आए हुए होते हैं, और उसके दोस्त को वो बोलती है कि सारी गलतफहमी ठीक हो चुकी है। वो बोलती है तब तो बहुत सही बात है, तो कल हम शॉपिंग पे जाएंगे। वो बोलते ठीक है। शॉपिंग के लिए याओ की जो दोस्त थी उसने उसके भाई को बुलाया हुआ था, वो भाई थोड़ा आगे चल रहा था। वो बोलती है कि तुम्हें मेरे भाई को बुलाने की क्या जरूरत है? वो बोलती है आप देखो, तुम्हारा एनर्जी मैं यहाँ पर बचाऊंगी तो शाम को बाकी एक्टिविटीज में लगाओगी ना। और उसका भाई समझ नहीं पाते क्या बोल रही है। और तभी वो बोलती पागल हो गया क्या बोल रही है, मेरा भाई आ गया। और तभी वो बोलती हाँ मतलब प्रोफेसर घर पे होता है इतना गुड लुकिंग हैंडसम बंदा, ऐसे भी मैं तो बस चाहूंगी कि तुम दोनों के साथ सब कुछ नॉर्मल हो, और ऐसे भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं मैन के तुम समझ नहीं सकती, तुम्हें सब कुछ सिचुएशन को समझना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद वो बोलती है वरना याद है ना उसने क्या किया था उस जैसे गधे इंसान को, तुमने इतना टाइम दिया और उसने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, और अब फाइनली जब सब कुछ सही हो रहा है तो तुम्हें तो अपने मैरिड लाइफ पे अपनी लाइफ पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, और मेक श्योर कि वो दोबारा कभी ना आए और तुम्हें परेशान ना करे।
यहाँ पर हमें दिखाया जाता है उसका भाई ये समझ लेता है कि उसकी बहन के साथ उसका जो एक्स है वो गलत कर रहा है। वो कुछ इस बात की वजह से वो टेंशन में आता है और सोचता है मैं कुछ पूछूँ क्या दीदी से? फिर सोचता है मैं छोटा भाई हूँ, मैं पूछूँगा ऑकवर्ड लगेगा। वो अपनी बहन को बोलता है ये पकड़ो, मुझे याद आया कि मॉम डैड मुझे बुलाए थे तो मैं घर जा रहा हूँ। उस ये बोल के वहाँ से वो भाग जाता है ताकि जल्द से जल्द जाके उसके मम्मी-पापा को सारा सच को दिखाया जाता है। याओ और जोसा घर में साथ में डिनर कर रहे होते हैं और उसके लिए एक अच्छा-सा गिफ्ट लेके आई थी और जो भी खुश था क्योंकि अपनी वाइफ से वैलिडेशन मिल रहा है, उसे कुछ तो अच्छा लगेगा ही। और तभी पता चला कि वो जो उसके लिए ड्रिंक लेके आई थी, वो तो ज़्यादा अल्कोहल वाला निकला और उसके बाद या उसके लिए नींबू पानी बनाने के लिए किचन की तरफ जाती है। जो उसके पीछे-पीछे आता है, उसे पीछे से हग करता है और उसके बाद वो बोलती है, "आपको चढ़ी हुई है क्या?" तभी वो बोलता है, "मुझे बहुत चढ़ी हुई है।" उसके बाद वो बोलता है, "मैं सपना देख रहा हूँ क्या? मुझे इतनी क्यूट वाइफ मिली है" बोलकर उसके क्लोज जाता है, उसे किस कर देता है। वो कुछ रिएक्ट करती है उससे पहले वो बोलता है, "मैं पसंद नहीं हूँ क्या मैं?" वो बोलती है, "हाँ, पसंद तो हो।" और तभी वो बोलता है, "तो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर हम ये करते रहेंगे तो अच्छा तो सीख ही लेंगे" बोलकर उसको किस करने लगता है बड़े पैशनेटली। या तो कुछ समझ नहीं पाती, बस वो सिचुएशन को गो विथ फ्लो होने देती है। लेकिन तभी वहाँ पर उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, भाई ने जो घर पे आग लगवाई थी कि उसके उसके फियांसे ने उसे चीट कर दिया जिस बात की वजह से मेरी सिस्टर बहुत बड़ी मुसीबत में है। उसका भाई बीच में आता है, अपने जीजाजी को धक्का देता है और वो बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया मेरी सिस्टर को धोखा दो के उसे हर्ट करोगे? वो बोलता है क्या? मैंने याह को धोखा दिया? तभी यह भी समझ नहीं पाती। मॉम बोलते हैं कि पता था कि तुम अपने पापा के लाडले चहेती हो, लेकिन ऐसा करके कभी सोचा नहीं था। तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया, मेरी बेटी को चीटा मैंने चीट किया। यह समझ जाती है कि उसके भाई ने आधे-अधूरे सपन जो न्यूज़ था उसको लेकर घर पे जाके मॉम डैड को हार्ट अटैक दे दिया था और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को सच बता देती है कि वो उसका हस्बैंड है और उसके साथ उसने शादी की है और वो नहीं जिसके साथ वो डेट कर रही थी। उनको और बड़ा वाला झटका लगता है और जब ये बताती है या कि वो माँ बनने वाली है, उसे और बड़ा झटका लगता है और वो बोलती है कि मैं एक बच्चे की माँ होने वाली हूँ और आपको लगता है मैं झूठ बोलूँगी? इस कंडीशन में मॉम एटलीस्ट थोड़ा तो मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मॉम डैड को सॉरी बोलती है क्योंकि वो हमेशा उनके लिए प्रॉपर प्रेयर करती रहती है। तभी उसका भाई बोलता है, "पर मैंने पार्किंग एरिया पे तो ये बोलते हुए सुना था।" तभी वो बोलती है कि इसलिए आधी-अधूरी न्यूज़ ना कभी फैलाया नहीं जाता, तू एक नंबर का गधा है। और उसके बाद वो सारा सच बता देती है। तभी मॉम डैड बोलते हैं कि पर हम तुम पे भरोसा कैसे करें? दिखने में तो डिसेंट हो लेकिन मेरी बेटी को धोखा-धोखा दे दोगे तो? वो बोलता है हाँ, स्टार्टिंग में हमारा शादी करने का एक ही मकसद था कि बेबी, लेकिन अब हम दोनों एक-दूसरे के साथ खुश हैं। वी लव ईच अदर। मॉम डैड बहुत खुश होते हैं, उन दोनों को ब्लेसिंग देते हैं और हमें दिखाया जाता है उसके बाद अपने बेटी की अच्छी खासी क्लास लगती है। वो बोलता है, "मैं तो बस अपनी सिस्टर के लिए वरीड था, मुझे थोड़ी पता। आप लोग मुझे डाँटो मत।" बेचारा फँस जाता है। या शाम को बैठी हुई होती है बेड पर और उसे वो चीज़ बहुत अच्छा लग रहा था कि आज जो उन्होंने जितने कॉन्फिडेंट में बोला था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, वो सोचती है कि किसी जेंटलमैन से प्यार करना इतना अच्छा होता है क्या? उसके बाद दिखाया जाता है रात को वो सो रही होती है तभी उसे कॉल आता है। कॉल को वो उठाती है, उसका एक्स था, वो उससे बोल रहा होता है कि अभी वो उससे पूछता है कल हम क्या डिनर डेट पे जा सकते हैं, लेकिन तभी जो उठता है उसके बाद वो उसको किस करता है। वो बोलता है किसके साथ हो यार तुम? और तभी वो बोलता है वो सो चुकी है, फ़ोन को काट देता है और हमें दिखाया जाता है उसका एक्स। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि अभी याओ रिसेंटली उसको इग्नोर कर रही है, थोड़ा दूर-दूर जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि वो किसी वाइल्ड मैन के साथ हुकअप कर रही है और तभी वो सोचता है ये साउंड तो कुछ जाना-पहचाना है और उसके बाद उसे किसी पे डाउट होता है। नेक्स्ट डे वो उसे पूछता है कि तुम कल किसके साथ थी? वो बोलती है कि जिसके भी साथ हो तुम्हें क्या? और तभी उसे बोलता है क्या तुम मुझे चीट कर रहे थे? तभी वो बोलती है हाँ, जैसे तुम मुझे चीट कर रहे थे शुरुआत तो तुमने की है ना और मैंने तुमसे सीखा हुआ है और मैं तुम्हें चीट नहीं करूँगा। हमारा जो भी था खत्म हो चुका है जिस दिन तुमने तो मैं वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही थी, मुझे चीट करते हुए जिस दिन मैंने तुम्हें चीट करते हुए देखा था। वो उसे बोलता है किसके साथ? तभी वो बोलती है शाओ के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ जो मुझे पता नहीं चलेगा? उसके बाद वो उसे बोलता है नहीं, शाओ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, ट्रस्ट मी, आई प्रॉमिस, आई श्योर। उसे बोलती है कि जितनी भोली शक्ल के हो ना उतने हो नहीं। मन करता है तुम्हारे मुँह पे जूती मार के निकलूँ, लेकिन मैं इतना ज़्यादा खराब काम अभी तुम्हारे मुँह लगकर करना नहीं चाहती तो लीव मी अलोन। वो उससे बोलता है कि तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए मुझे छोड़ रहे हो? वो बोलती है कि हमारे इसमें कभी कुछ था जो मुझे बस अफ़सोस है कि मैंने कभी तुम जैसे इंसान से प्यार किया। तुम्हारे लिए मैंने अपना टाइम, एफ़र्ट सब कुछ वेस्ट किया और तभी हमें दिखाया जाता है
याओ उससे बोलती है, "जो भी था खत्म, टाटा बाय-बाय, अब परेशान मत करना क्योंकि लाइफ में मैं बहुत आगे जा चुकी हूँ।" तभी वो उससे बोलता है कि, "तुम किसी को डेट कर रही हो ना और वो प्रोफ़ेसर है ना।" उसके बाद वो बोलता है, "सोचो अगर सबको ये पता चलेगा कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए प्रोफ़ेसर आया था, वही के स्टूडेंट को सीड्यूस किया और उसका इमेज का क्या होगा?" वो उठती है और बोलती है कि वो मेरा पर्सनल मैटर है और हाँ, जिस दिन तुमने मुझे चीट किया उसी दिन हमारा सब कुछ खत्म, देन टाटा बाय-बाय, अब दोबारा परेशान मत करो बोल के गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर शाओ आती है और वो उसे बोलने लगती है कि इसने तो मज़े से चीट किया तुम्हें, और तभी वो बोलता है उसे कुछ मत करना। तभी वो बोलती है कि क्यों तुम उससे पसंद करते हो? अगर पसंद नहीं करते तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और तभी वो भी सोचता है कि हाँ, इसने मुझे धोखा दिया तो मैं इसे किसी और का कैसे होने दे सकता हूँ? ये मुझे कैसे छोड़ सकती है? उसका सो कॉल्ड मेली को आता है वर्किंग एरिया में, जो उसे मिलती है और जो को बता देती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपने एक्स को अच्छे से समझाया और मुझे रियलाइज़ भी हुआ कि अच्छा ही हुआ उसने मुझे छोड़ दिया। और तभी वो उससे बोलता है मतलब फाइनली ऑफ़िशियली मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। वो हँसती है, उसे हग करता है, तभी ये फ़ोटो साओ क्लिक करती है। उसके बाद वो सोचती है कि इसकी इतनी अच्छी किस्मत कैसे हो सकती है, लेकिन वो होने थोड़ी देगी। और हमें दिखाया जाता है याओ जो थी उसको वो एक पार्टी में लेके जाता है जो काफ़ी बड़ा इवेंट था और यहाँ पर याओ का एक आइडल मास्टर था जो मेडिकल लाइन में काफ़ी अच्छा नाम और रुतबा बना चुका था और उनको चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज था। वही ओल्ड मैन होते हैं जो दरअसल जोहू का बहुत बड़ा टीचर होता है। वो उसे अपना गुरु मानता था और उनसे वो इंट्रोड्यूस भी करवाता अपना नॉलेज दे रही होती है और तभी वो फ़ोटो भी क्लिक कर लेती है साओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही फ़ोटो वो भेजती है याओ के एक्स को और याओ के एक्स को ये दिमाग में बैठाने में कामयाब हो जाती है कि याओ दरअसल इस बुड्ढे को डेट कर रही है। उसे लगता है ये तो उसे बहुत एम्बैरेस कर रही है। याओ को पता चलता है उससे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड मिलने वाला है। वो बहुत खुश थी, जो उसे बोलता है कि मैं थोड़ा काम खत्म करके आता हूँ, तुम जाना क्योंकि तुम्हारा अनाउंसमेंट पहले होगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है याओ जाती है और जब उसका नाम अनाउंसमेंट किया जाता है और उसके बाद वो स्टेज चढ़ती है, लेकिन अचानक से सबके फ़ोन में कुछ पिक्स आते हैं। एक्चुअली जोहू ने जो उसे हक किया था उस फोटो को एडिट करके साव ने उस बुड्ढे सर जो जोहू के टीचर था और हमारी याओ के लिए उसका आइडल था उसके साथ मर्ज कर दिया था। और इस बात की वजह से सब लोग बोलने लगते हैं कि ये इतने बूढ़े आदमी के साथ क्या कर रही है। और तभी पहले तो पता नहीं चलता, बाद में उसके दोस्त को पता चलता है। वो देखती है वो तो शॉक में है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग ये बोलने लगते हैं कि याओ ऐसी लड़की तो नहीं थी। और साओ बोलती है ये अपने आप का इस्तेमाल करके वो बड़े पोजीशन में पहुंचने वाली टाइप की लड़की है, वरना इतना बुढ़ा आदमी इसके साथ क्या कर रहा है, इसके नजदीक देख रहा है। और तभी उसकी दोस्त बोलती है अपना मुंह बंद कर, तू क्यों ये सब कुछ करे, मुझे पता है, मेरे दोस्त को परेशान करना बंद कर। और ये तमाशा तो याओ का एक्स भी देख रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है याओ बोलती है कि अगर आप लोगों को ऐसा नॉनसेंस ह्यूमर पे भरोसा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती, वरना आप लोग क्लियरली देख सकती हो ये फेक है। और तभी सब लोग ध्यान से देखते हैं और बोलते कि हाँ यहाँ पर क्लोज है लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा ना। और तभी वो बोलते कि क्लियर बात है, ये मुझसे नफरत करती है, मुझसे जलती रहती है, इसीलिए सब कुछ की हुई है। और उसके बाद वहाँ पर याओ का एक्स उठता है और वो बोलता है मिस याओ तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बता सकते हो कि तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है। ये सुनने के बाद सब लोग तो शॉक में, अब कोई भी नहीं चाहता था कि याओ को आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड मिले, मतलब वो गलत गलत करके वो टीचर से ग्रेड लेती है ऐसा बोला जाने लगता है। याओ बोलती है ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई सुने वाला, सब लोग अकल में ताला लगा के बैठी हुई थी। और यहाँ पर जो साव थी उसकी अच्छी खासी मरम्मत करने के लिए उसकी दोस्त तैयार थी, उसके दोस्त उससे बोलती थी कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, लेकिन यहाँ पर इस बात का भी शाव बहुत ज्यादा गलत फायदा उठा रही होती है। और तभी वो बोलती है मैं अभी के अभी प्रोफेसर को कॉल कर, याओ बोलती है नहीं उनको परेशान मत करो, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। सब लोग बोलने लगते हैं कि तुम इतने से हिमलेस हो, मतलब तुम अभी अभी 22 साल की भी नहीं हुई हो, तुम प्रेग्नेंट हो और तुम यहाँ पर मेडिकल फील्ड में काम करना चाहती हो, ऐसे कैरेक्टर वाले लोगों को तो काम पे नहीं रखा जाता। और हमें दिखाया जाता है सब लोग पूछने लगते हैं कि बताओ कि वो कौन है तुम्हारे बच्चे का फादर। तो वहाँ पर आता है जोहो। और उसके बाद जोहो को देखने के बाद हमें दिखाया जाता है सब लोग चुप होते हैं, जो आता है या बोलता है तुम ठीक हो ना, सब लोग बोलते हैं कि
प्रोफेसर इसके लिए इतना प्रोटेक्टिव क्यों दिख रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है, ओची बोलता है आई एम सॉरी मैं थोड़ा बिजी हो गया था। उसके बाद जो शॉ थी वो बोलती है कि ये लड़की किसी भी रैंडम लड़के से प्रेग्नेंट हुई है तो प्रोफेसर आपको इसके नजदीक जाना भी नहीं चाहिए। वो बोलता है आर यू श्योर वो रैंडम है, तुम मुझे रैंडम बोल रहे हो, ये मेरा बच्चा है। सब लोग शौक में, आप यहाँ के एक्स को झटका लगता है। उसके बाद वो बोलता है तुम मुझे इसके लिए चीट कर रही थी। वो बोलता है तो याओ बोलती है शुरुआत तो तुमने की थी ना, ऐसे मुझे तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि तुम मुझे चीट ना करती तो मुझे मेरे लाइफ का सच्चा प्यार ना मिलता। क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ थी मुझे कभी ये एहसास हुआ ही नहीं कि प्यार का मतलब क्या होता है। और जब से मैंने प्रोफेसर के साथ मैरिज किया उसके बाद मुझे पता चला कि सच्चे प्यार का मतलब क्या होता है और अपनापन क्या होता है। तभी वहाँ पर उसके डैड भी होते हैं जो याओ को बहुत पसंद करते थे। वो बोलते हैं कि ये क्या बोले बेटा, वो बोलते हैं माफ कर दो अंकल, लेकिन मैं अब इस बात को छुपाना नहीं चाहती। आपके बेटे ने मुझे चीट किया और ये सब कुछ हुआ। उसके बाद सब लोगों के सामने दो प्रोफेसर था वो याओ को अंगूठी पहना देता है और जो दोस्त उसकी खुश थी वो सोच रही होती है ये देखने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, सर पे पत्थर भी खा। उसके बाद सबको बोलता है कि याओ मेरी वाइफ है और उसके बाद वो बोलते कि हाँ हम दोनों ने शादी की हुई है, प्रेग्नेंट। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डैड उसे डांटने लगते हैं और वो डैड को समझाने लगता है और उसके बाद डैड बोलते हैं आज के बाद मुझे पापा मत बोलना और मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूँ। तुम जैसे स्कमबैग को मैंने एक चांस दिया एक अच्छी खासी लड़की लेकर और तुमने उसका कुछ बिगाड़ दिया। और इनफैक्ट यहाँ पर जो शाओ की दोस्त थी वो ऑलरेडी उन दोनों का रिकॉर्ड जो याओ ने पहली बार चीटिंग होते हुए देखा हुआ था खुद के साथ, उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड किया था, उस सबको दिखवा भी। कॉलेज में एक रूल था कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशन नहीं हो सकता, तो उसके तहत जो था वो अपना जॉब क्विट करता है क्योंकि उसको फर्दर काम भी तो करना था और उसे इस बात पे कोई अफसोस नहीं था। वो याओ को समझाता भी है और इस तरह से सपोर्टिव पार्टनर होने की वजह से लोग को उखाड़ नहीं पाते। और हमें दिखाया जाता है याओ हॉस्पिटल में आई हुई होती है अपने चेकअप के लिए और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसको उसकी पुरानी दोस्त मिलती है जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और वो बोलती है कि तुम्हें तुम्हारा सपना बहुत जल्द मिल जाए क्योंकि प्यार तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारा जो डॉक्टर बनने का सपना था बाहर जाके पढ़ के। और ये जो नोटिस कर रहा होता है शाम को हमें दिखा। उसके बाद हमें दिखा जाता है लीप वाला टाइम जहाँ पर याओ का बेबी होने का मन था आ चुका था। वो दोनों बातें करते करते जा रहे होते और उसका एक्स अभी भी पागल था, नॉट बिकॉज ही लव्स हर बट उसको जो एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा था इस बात की वजह से। और वो सीधा गाड़ी से उसे ठोकने वाला था जो उसे बचा तो लेता है लेकिन हाँ हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है उसको। सो हमें दिखाया जाता है अब याओ का बेबी हो जाता है। लकीली उसको ज्यादा चोट लगी नहीं थी और जो बहुत खुश था याओ भी खुश थी। लेकिन जो जोहू था वो उसके दोस्त के ओर से याद कर रहा था और वो अपने आप से बोलता है कि मैं तुम्हारी लाइफ को ऐसे रुकने नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आफ्टर सम मंथ जहाँ पर सब लोग फैमिली साथ में होते हैं और यहाँ पर मस्ती कर रहे होते हैं। वहाँ पर जो उसका रिपोर्ट लेके आता है, दरअसल ये ऐसा वाला रिपोर्ट था उसने फॉरेन के कॉलेज में उसे बताए बगैर ही फॉरेन की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवा दिया था और उसे फुल स्कॉलरशिप में अपने डॉक्टरी के आगे की पढ़ाई परस्यू करने का चांस मिला था। बाद में पता चला जो ने उसके पेरेंट्स के साथ ऑलरेडी बात की हुई थी रिगार्डिंग कि बच्चा छोटा है लेकिन फिर भी वो सब मिलकर याओ को आगे बढ़वाना चाहते थे। रात को याओ बहुत अपसेट थी, रो रही होती है। वो उससे समझाता है कि तुम्हारा मेडिकल टैलेंट बहुत बेटर है, एक्सीलेंट है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी के अलावा तुम्हें और कोई नाम ना मिले। मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी डॉक्टर एक अच्छी मदर कैसे काम करेगी। कोई बात नहीं बच्चा है और मैं हूँ ना उसका फादर और हमारी पूरी फैमिली ध्यान रखेगी, लेकिन तुम्हें अपने करियर में आगे बढ़ना है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि सारी दुनिया देखे कि मेरी वाइफ कैसी है, मेरी वाइफ क्या क्या कर सकती है। और डोंट वरी कुछ टाइम की तो बात है ना, कौन सा फुल लाइफ तुम दूर जा रहे मुझसे और मैं हैंडल कर लूँगा, ऐसा वो बोलता है। याओ कन्विंस हो जाती है। अब 5 साल के बाद दिखाया जाता है जहाँ पर याओ एक बहुत अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर जो बहुत खुश था उसको काफी अच्छी डॉक्टर सर्जन बन चुकी थी, ओल्ड की टॉप 10 में आती थी और उन दोनों को हैप्पीली मैरिड दिखाया जाता है। तो यहीं पर ये ड्रामा खत्म। कैसा लगा गाइज बताना और मुझे जाने से पहले ये जरूर बताना कि
अगर शादी के बाद लड़की अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती है तो क्या उसके हस्बैंड को उससे सपोर्ट करना चाहिए? ये बहुत पर्सनल सवाल है। आपको क्या लगता है? स्पेशली बॉयज़ आप लोग भी ज़रूर बताना कमेंट में मेरे क्वेश्चन का आंसर। तो मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक और ड्रामे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।